Hello students, this is your 8th lecture of current electricity and today we will study electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का। बिना सेल के या बिना बैटरी के, बैटरी क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन ही बैटरी कहलाती है। तो बिना सेल या बिना बैटरी के कोई सर्किट ऑपरेट हो नहीं सकता, उसमें करंट फ्लो हो नहीं सकता। तो हम आज पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो सेल बेसिकली क्या करता है? सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल की एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आज हम सेल की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल का नाम है डेनियल सेल। डेनियल सेल का एक्सपेरिमेंट है क्लास 12th में डेनियल सेल का एक्सपेरिमेंट है और आज हम इसकी वर्किंग समझेंगे कि वर्किंग होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मैं पहले बता देता हूं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन है कि ये एक कॉपर का पॉट है। कॉपर के पॉट के अंदर ये CuSO4 सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इसके अंदर ये जो है ये एक पोरस पॉट है। इसको हम क्या कहते हैं? पोरस पॉट है ये, और उसके अंदर ये जिंक की रॉड डाली हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोसेस चल रहा है। अब देखते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या काम करते हैं हम कि सबसे पहले एक कॉपर का पॉट ले लेते हैं। कॉपर का पॉट है, इस कॉपर के पॉट में हम CuSO4 डाल देते हैं। जब कॉपर के पॉट में आप CuSO4 डालते हैं तो होता ये है कि कॉपर के पॉट में रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिडक्शन की वजह से कि ये जो कॉपर का पॉट है, इस पॉट पे कॉपर पे जो Cu2+ आयंस कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। Cu2+ आयंस यहाँ कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई आपको? तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपने कॉपर के पॉट में CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, तो उसकी वजह से रिएक्शन जब हुआ तो Cu2+ आयंस कॉपर के पॉट के सरफेस पे आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक पोरस पॉट को लेके आए। ये पोरस पॉट है, ठीक है। पोरस पॉट है और इसमें ये जिंक रॉड है और इसके अंदर आपने सॉल्यूशन डाल दिया ZnSO4। ZnSO4 जब आपने डाला तो हुआ ये कि यहां पे ZnSO4 में ऑक्सीडेशन शुरू हो गया। यहां हुआ था रिडक्शन का मतलब है कि कॉपर के पॉट में जो उसका मेटल है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए थे, तो यहां हो गया रिडक्शनिज्म। यहां ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक की रॉड पे आ जाएंगे। जिंक की रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहां पे Zn2+ आयन सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो इसने जिंक की रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं और कॉपर के पॉट ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस कर दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं। उसकी वजह से हुआ यह है कि जो कॉपर का पॉट है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो जिंक की रॉड है इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या समझ में आ गई आपको बात? उसके बाद जब आप इसको इस तरह से एक वायर के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं, एक एमीटर यहां लगा देते हैं, तो यहां आप देखते हैं कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, एक लोड लगा देते हैं और एमीटर इसके साथ सीरीज में लगा देते हैं, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही इसको आप कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक की रॉड पे थे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो कॉपर का जो पॉट है ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करना शुरू कर देता है ताकि ये वापस से न्यूट्रल हो सके।
तो ये वापस से न्यूट्रल हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद। इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, होता ये है कि ये वापस से यहाँ पे रिएक्शन होता है और ये रॉड वापस से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है, जिंक की रॉड। और ये जो न्यूट्रल हो गया था पॉट, ये पॉट वापस से रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव आयन एक्वायर कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लगातार ऐसे ही चलता रहता है। कब तक? जब तक रिएक्शन चलता है। जब तक रिएक्शन चलेगा। तो आप जो बैटरीज लेके आते हैं उनमें यही तो होता है, वो बैटरी लो हो जाती हैं, वो बैटरी खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। कैसे होती हैं वो? क्योंकि जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाते हैं उसका केमिकल सारा अंदर यूज हो जाता है और यूज होने की वजह से सारे के सारे जो चार्ज है, यूज होने की वजह से अब कोई भी चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। तो क्या आपको वर्किंग समझ में आ गई डैनियल सेल की? चले हैं हम EMF। EMF means electromotive force। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या है और EMF क्या काम करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक सर्किट ले लिया, सर्किट में ये सेल है, सेल को आपने लोड से कनेक्ट कर दिया और लोड को यहाँ से। जैसे ही आप इसको सर्किट को क्लोज करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू कर देते हैं और फ्लो करते हुए ये पॉजिटिव टर्मिनल तक आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव तो आसानी से फ्लो हो गया, लेकिन ये सेल के अंदर कैसे फ्लो हुआ है? सेल के अंदर ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे गया है? पॉजिटिव से नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कैसे गया है? तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब सेल के अंदर ये जो करंट है वो सिर्फ सेल के बाहर सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा, बल्कि सेल के अंदर भी फ्लो हो रहा है ये करंट। और सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करवाने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैसे कोई फोर्स नहीं है, इट इज जस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसके? टर्मिनल्स के बीच का। और ये पोटेंशियल डिफरेंस तो तब भी रहेगा जब सर्किट ओपन है, मतलब कि बाहर कोई सर्किट कनेक्टेड हो या ना हो, लेकिन अंदर तो करंट फ्लो होता ही रहेगा, अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते ही रहेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो करंट फ्लो हो रहा है अंदर, ठीक है। लेकिन कब है ये पोटेंशियल डिफरेंस? ये तब है जब व्हेन सर्किट इज ओपन। सर्किट ओपन है, जब सर्किट ओपन है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो ये तो क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि सर्किट ओपन है तब तो ये ईएमएफ मिल गया, लेकिन सर्किट क्लोज है तो क्या होगा? तो अगर सर्किट क्लोज है तो हमने कहा कि सर्किट अगर क्लोज है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है V, तो V इज इक्वल टू तो होता है आईआर, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? E इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू, इट इज द ईएमएफ which due to which current is flowing inside the cell and outside the cell। सर्किट सेल के अंदर भी फ्लो कर रहा है और सेल के बाहर भी फ्लो कर रहा है। तो अंदर अगर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब अंदर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और पोटेंशियल ड्रॉप तो तभी होगा जब अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा, सेल का कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो डेफिनेट सी बात है कि सेल का अपना कुछ रेजिस्टेंस है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है दैट करंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। दिस स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। तो वापस से ईएमएफ हम कंफर्म कर लेते हैं। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है? पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसी एलिमेंट के अक्रॉस होता है। जिस एलिमेंट पे आप करंट फ्लो करवा रहे हो वहां पोटेंशियल डिफरेंस उस एलिमेंट के अक्रॉस होता है। उस एलिमेंट में कितना करंट फ्लो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करता है, और ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होता है। EMF is the reason why due to which the current is flowing and potential
डिसाइड्स हाउ मच करंट विल फ्लो, कितना करंट वहां फ्लो होगा उस एलिमेंट के अक्रॉस। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? तो हमेशा एक चीज हमें याद रखनी है कि जो सेल का ईएमएफ होता है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ऑलवेज ई विल बी ग्रेटर देन V because E is equal to IR plus R and this is IR। अब ये जो स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस है वो होता तो सेल के अंदर है, लेकिन इसको जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो सेल के बाहर बनाया जाता है इसको। दिस इज स्मॉल r। क्या बात समझ में आ गई?